हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का रिविजन। ठीक है, क्विक रिविजन होगा ये। इसमें बेसिक आइडिया तो तुम्हें पता ही कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, उसका कलर चेंज क्या होता है, ब्लू लिटमस टू रेड होता है। अगर रेड को करोगे तो देयर विल बी नो चेंज। सेम वे बेसिस ऑफ बीटर। ठीक है, कलर चेंज क्या होता है, रेड टू ब्लू हो जाता है, ब्लू डालोगे तो नो चेंज होगा। लिटमस क्या होता है, लिटमस इज अ इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर है। वैसे ही टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। इसका एग्जाम्पल क्या है कि हमने सब्जी खाई और कपड़ों पे सब्जी गिर गई जिसमें टर्मरिक है, और अगर अब तुम साबुन से उसको धोगे तो तुम क्या देखोगे, वहां पे जैसे ही धोगे तो जो येलो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, धोते ही येलो रेडिश ब्राउन में। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। तो अगर हम बार बार उसको सोप को निकालेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, अगेन येलो कलर का दाग बन जाएगा वहां पे। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि हमारे लैब में अवेलेबल है। मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनॉल्फिथैलिन हो गया, इनसे भी हम टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि इट इज़ एसिड और बेस। यहाँ पे इन्होंने लिटमस पेपर के बारे में बताया कि लिटमस कैसा है। तो लिटमस एक लाइचन करके एक प्लांट है, उससे डिराइव हुआ है। लिटमस का सॉल्यूशन ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, उसका नॉर्मली कलर पर्पल होता है। फिर ये कह रहे हैं कि ऐसी नेचुरल अक्रिंग कौन से इंडिकेटर्स है, एक है रेड कैबेज लीव्स, ठीक है, दूसरा है टर्मरिक, तीसरा है कलर्ड पेटल्स। तो ये इनको यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अब इसके बाद में ये कह रहे हैं कि हम एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इन्होंने यहाँ पे कुछ एसिड्स लिए हैं, कुछ बेसिस लिए हैं, और उनको इन्होंने कहा है कि उनमें एक एक बार रेड लिटमस डालो, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालो, फिनॉल्फिथैलिन डालो और मिथाइल ऑरेंज डालो और चेंज बताओ। तुम यहाँ पे ये टेबल देख सकते हो। तो ये टेबल लाइक फिक्स्ड है। हम कहेंगे ये 1 2 3 4, दिस 4 आर एसिड। HCl, H2SO4, HNO3 ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। CH3COOH इज व वीक एसिड। तो तुम रेड लिटमस पेपर में डालोगे तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि एसिड तो चेंज ही नहीं होता उसमें। ब्लू लिटमस को डालोगे तो सारे के सारे रेड कलर में हो जाएंगे। फिनॉल्फिथैलिन डालोगे तो सारे कलरलेस हो जाएंगे। मिथाइल ऑरेंज में यहाँ पे इन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं। तुम अगर अलग अलग जगह रेफर करोगे तो ये एक्चुअली कहना चाह रहा है आइदर पिंकिश रेड होगा। ठीक है, डायरेक्ट रेड नहीं कह रहे, पर अगर पिंकिश रेड होगा, रेड नहीं कह रहे हैं। पर अगर तुम लखमीर को रेफर करोगे तो वहां पे उन्होंने रेड कहा है। तो दोनों ही ऑप्शंस याद रखना कि पेपर में अगर एमसीक्यू में आता है तो इनसे मैच कौन होता है। अगर रेड गिवन है तो रेड लिख के आओगे, और रेड ऑप्शन ना होके पिंकिश रेड है, पिंक है, तो पिंकिश रेड लिख के आओगे, ना कि पिंक लिख के आओगे। इसके बाद में तुम नीचे देख रहे हो कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे बेसिस है। तो ये कह रहे हैं अगर हम बेसिस को डालें तो जो तुम्हारा रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू में नो चेंजेस आएंगे। फिनॉल्फिथैलिन पिंक हो जाएगा, और जो तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज है वो येलो हो जाएगा। तो यहाँ से तुम लर्न कर लो कि अगर एसिड है तो क्या चेंजेस होंगे, फिक्स्ड है। चाहे कोई भी एसिड दिया जाए, वीक स्ट्रॉन्ग कुछ भी, तो यही कलर्स मिलेंगे तुम्हें, और बेसिस में यही कलर्स मिलेंगे। तो इस टेबल को लर्न कर लो। एक्टिविटी 2.1 में ये बताया गया। अब ये कह रहे हैं कि दिस इंडिकेटर्स टेल अस वेदर सब्सटेंस इज एसिड और बेस बाय चेंज इन कलर। तो इसमें क्या चेंज होगा ये हमने अभी देखा है। अब ये कह रहे हैं कि जो हम कहें कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, या अगर हम कलर्स के बारे में नहीं पता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे पास ऑर्डर चेंजेस से भी क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। तो तुम्हारे एक्टिविटी 2.2 उसी के ऊपर है। यहाँ पे इन्होंने तुम्हें 3 ऑप्शंस कहे लेने के लिए। एक अनियन का है जो घर में अवेलेबल है, वनीला एक्सट्रैक्ट का है वो भी हमारे घर में, क्लोव ऑयल भी है। इनमें अगर हम एसिड में डालेंगे तो अनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी। ठीक है, वनीला का क्या होगा, पहले स्मेल जा मतलब स्मेल हल्की से फेड होके फिर वो रिटेन हो जाएगी। क्लोव ऑयल में भी स्मेल रिटेन हो जाएगी। बेसिस में तुम देख रहे हो देयर इज नो सेल स्मेल, और क्लव की भी एक स्मेल है लॉन्ग की एक, तो वो भी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ठीक है, इट विल बी लॉस्ट। तो इस तरीके से तुम्हें ये टेबल्स लर्न कर लोगे तो तुम्हें इनके बारे में लाइक कोई भी एसिड दिया जाए तुम इनके बारे में लिख सकते हो। तो दिस वाज योर एक्टिविटी 2.2। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहते हैं। वनीला हो गया, अनियन हो गया, क्लव हो गया। अब इसके बाद में कह रहे हैं कि एसिड और बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। तो इन्होंने कहा है कि एक जिंक ग्रैन्यूल्स लो, ठीक है, उसको उसमें सल्फ्रिक एसिड डालो डाइल्यूटेड, और फिर उसमें ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्वेशन में ये होगा कि हमें एक H2 की गैस इवॉल्व होती हुई मिलेगी।
अब ये कह रहे हैं कि पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। जैसे ही हम सोप सॉल्यूशन में उसको डालेंगे तो याद रखना इट डज नॉट गेट डिसॉल्व्ड, ठीक है। एंड वहाँ पे जो बबल्स हैं, बबल फॉर्मेशंस होंगे और उस बबल फॉर्मेशन के अंदर H2 गैस होगी। तो यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी में बता रखा है, जैसे ये देखो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं सोप सॉल्यूशंस के और उसमें H2 की गैस भी होगी। जैसे उसके पास तुम एक बर्निंग कैंडल ले जाओगे तो तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है, पॉपअप साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसके जगह हम जो हमने यहाँ पे सल्फ्रिक एसिड ली थी उसकी जगह हम HCl ले ले, HNO3 ले ले, CH3COOH ले, कोई भी एसिड ले, तो ये कह रहे हैं क्या है, द ऑब्जर्वेशन विल बी सेम। तो इसका आंसर इज यस। हर बार मेटल्स और एसिड्स रिएक्ट करके H2 की गैस लिबरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट देखा है ये उसकी बैलेंस्ड रिएक्शन है, इसको लर्न कर लो, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब भी रिएक्शंस मेटल की एसिड के साथ होंगी तो हमेशा वो क्या डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन एटम्स को डिस्प्लेस करेगा एसिड्स में से और उसको हाइड्रोजन की गैस फॉर्म कर देगा। और जो भी उसके साइड में सॉल्ट, जो भी इसके साइड में जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, तुम्हारा सॉल्ट होगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक जनरल रिएक्शन लिख के दिए, कोई भी एसिड कोई भी मेटल यहाँ पे लिख के तुम उसका ये फॉर्मेशन कर सकते हो, कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हो या प्रोडक्ट्स बता सकते हो। इसके बाद में आता है एक्टिविटी 2.4। ये कह रहे हैं अगेन जिंक लो। अभी हमने जिंक किसके साथ लिया था, एसिड्स के साथ लिया था। तो अब ये कह रहे हैं जिंक किसके साथ लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि बेस के सॉल्यूशंस में लो। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही तुम बेस में मेटल को ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट मिलेगा और H2 की गैस लिबरेट होगी। अगेन इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शंस हैं यहाँ पे चल इसमें भी क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन की गैस फॉर्म हो रही है, ओके। तो कह रहे हैं क्या ये रिएक्शन हर एक के साथ पॉसिबल है, नहीं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हो गया, क्रोमियम हो गया, इनके साथ ये रिएक्शंस नहीं होती हैं बेसिस की और वहाँ पे कोई भी H2 की गैस लिबरेट नहीं होगी। तो तुम्हें ये इनके साथ पॉसिबल नहीं, ये मेटल्स के नाम याद रखने होंगे। आगे ये कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ एसिड्स का क्या रिएक्शन है। तो अगेन यहाँ पे तुम्हें इन्होंने एक सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट का है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने दोनों में HCl डालने के लिए कहा है और ऑब्जर्वेशन कहा है। तो जब हम इस रिएक्शन को करेंगे, एक बार हम मेटल कार्बोनेट के साथ करेंगे, एक बार हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे, तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि CO2 की गैस रिलीज हो रही है, तो सॉल्ट बन रहा है, H2O फॉर्म हो रहा है एंड CO2 की गैस रिलीज हो रही है। अब वो कह रहे हैं जब हम इस CO2 की गैस को पास करते हैं किसमें से, लाइम वाटर में। लाइम क्या होता है, तुम्हें ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था। तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो लाइम होता है, उसमें से जब हम इस CO2 को पास करेंगे तो वहाँ पे एक मिल्कीनेस फॉर्म हो जाएगा, दूध जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा। अब उसको हम कहेंगे व्हाइट पर्सिपिटेट, ऑब्वियसली वो इंसोल्यूबल है। पर ये कह रहे हैं कि जब हम इस एक्सेसिव CO2 की गैस पास कर देंगे उस लाइम वाटर से, तो वो कह रहे हैं जो व्हाइट पर्सिपिटेट इनिशियली फॉर्म हुआ था वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा और बाद में अगेन वो कैसा हो जाएगा, इट विल बी क्लियर अगेन, मतलब जैसा ओरिजिनल था वैसे वो क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे तुम्हारी 4 रिएक्शंस हैं, एक है मेटल कार्बोनेट के साथ, एक है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सेकेंड है लाइम वाटर में हम अगर उसको पास करेंगे CO2 की गैस एंड एक्सेसिव पास करेंगे तो क्या क्या फॉर्मेशन होगा। ये चारों रिएक्शंस पता होने चाहिए। जैसे ही अगर लर्न नहीं है वीडियो को पॉज करो, पहले इनको लर्न देन कंटिन्यू योर वीडियो। अब ये कह रहे हैं जो लाइमस्टोन्स हैं, चौक है, मार्बल है, दिस आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acid to give a corresponding salt बनेगा, हमेशा CO2 की गैस बनेगी एंड वाटर फॉर्मेशन होगा, H2O फॉर्म होगा। बैलेंसिंग आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ये कह रहे हैं हाउ डू एसिड्स रिएक्ट्स विद ईच अदर। अगर हमने एसिड और बेस को ही मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो अब तुम लोगों को सबको पता है इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, एक NaOH लो, ठीक है, जो कि बेस है। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फिथाइलिन सॉल्यूशन। हमने ऊपर ही देखा था जब हम इसको डालते हैं तो कैसा कलर फॉर्म होगा, डीप पिंक फॉर्म होगा। अब वो कह रहे हैं कि उस पिंक सॉल्यूशन में HCl की ड्रॉप्स डालते जाओ तो क्या होता जाएगा। जैसे ही और तुम्हें पता है कि एसिड को मतलब फिनोल्फिथाइलिन एसिड में क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। जैसे ही तुम उसमें डालोगे उसका कलर फेड होता जाएगा और एक टाइम आएगा वो कलरलेस हो जाएगा।
वो कह रहे हैं क्यों होगा, क्योंकि HCl क्या है, एसिडिक है और वो NaOH को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब ये कह रहे हैं कि अगेन तुम उसमें NaOH के सॉल्यूशंस डालो, अब वो कलरलेस हो गया है, न्यूट्रल हो गया है, अब उसमें तुम वापस से बेस डालोगे तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा। बेसिक बनते ही कलर कैसा हो जाएगा उसका, पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, पिंक कलर विल रीअपियर। ये तुम्हारी एक्टिविटी 2.3 थी। यहाँ पे उन्होंने उसकी रिएक्शन दी है, इन रिएक्शंस को लर्न कर लेना। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें जब भी हम एसिड एंड बेसिस को रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। डेफिनेटली वो सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट होता है। इसके बाद में हम आते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, दिस इज मेटल ऑक्साइड, इसको इसमें हमने डाइल्यूट HCl डाल दिया, तो कह रहे हैं देखो क्या ऑब्जर्वेशन है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस बिकम्स ब्लू ग्रीन। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये HCl है, कॉपर क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा जो कि ब्लू कलर का फॉर्म होगा एंड H2O रिलीज होगा, H2O फॉर्मेशन हो जाएगा एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स। The blue-green color of the solution is due to the formation of copper chloride and the general reaction between a metal oxide and an acid हमेशा क्या देगा, salt देगा और water formation होगा। तो यही उसका एग्जाम्पल है। अब ये कह रहे हैं कि अब रिएक्शन का बैलेंस रखो, तो मैंने ऊपर भी लिख रखा है, यहाँ पे भी लिख दिया है। ये कह रहे हैं मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर। सिमिलरली अगर हम एक बेस विद एन एसिड सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस एंड एसिड, मतलब जो न्यूट्रलाइजेशन वाली है वैसे ही, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, इनको हम बेसिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। अब इसके बाद में ये कह रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का क्या है। जब भी तुम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का करोगे, जैसे ये रिएक्शन है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में ये कह रहे हैं कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, और विच इज अ बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर, तो जो ये CaCO3 फॉर्मेशन हो रहा है वो सॉल्ट है। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन विद अ बेस एंड एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट, यहाँ पे हमने क्या कहा था, मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा नेचर में कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। ठीक है, ये एसिड क्लियर है सबको। अब इसके बाद में ये कह रहे हैं कि बताओ एसिड्स एंड बेसिस में कॉमन क्या है। अब ये इन्होंने कहा है कि हमने देखा कि एसिड्स, वी हैव सीन दैट सारे एसिड्स में सिमिलर कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज है, सिमिलरली बेसिस में भी सिमिलर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब ये कह रहे हैं कि ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, तो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। अब इन्होंने क्या करा, एक एक्टिविटी परफॉर्म करी है ये दिखाने के लिए, ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशंस लिए हैं, जैसे ग्लूकोज लिया है, अल्कोहल लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, सल्फ्रिक एसिड लिया है, इन चारों को लिया। अब इन्होंने कहा है कि इन सॉल्यूशंस में से तुम इलेक्ट्रिक सर्किट को सेटअप करो इन सॉल्यूशंस के अंदर और देखो क्या बल्ब लाइट अप होता है या नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केसेस ऑफ एसिड्स एज शोन इन फिगर 2.3, बट जब हम ग्लूकोज यूज कर रहे हैं, अल्कोहल यूज कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशंस बाय आयन। जैसे ही तुम एसिड डाल दोगे तो आयंस जो हैं उसके अंदर प्रेजेंट, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे। एसिड्स में हमेशा कौन से आयंस होते हैं, H+ आयंस होते हैं एज कैटायन, और एनायन क्या हो गया, जो भी, जैसे HCl है तो Cl- होगा, नाइट्रिक एसिड है तो NO3- होगा, ठीक है, SO4 अगर तुम्हारा सल्फ्रिक एसिड होगा। इन्होंने सब में एनायन और कैटायन बताया। कैटायन तो फिक्स्ड है, कैटायन इज ऑलवेज H+, तो तुम्हें इनके एनायंस याद रखने पड़ेंगे। Since the cation present in acid is H+, this suggests that acid produce hydrogen ion. तो जब भी हम अगर एसिड को डालेंगे तो इनका सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेशन होते ही H+ आयंस होंगे और जो इनका जो एनायन है दे आर डिफरेंट एनायंस। तो सब में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, देयर इज H+ आयन इन सॉल्यूशंस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब H+ आयंस हैं जो कि इसको एसिडिक बनाते हैं। अब ये कह रहे हैं ऐसे ही तुम एक्टिविटी लो जिसमें तुमने बेसिस लिए हैं, तो क्या उसमें भी ग्लो करेंगे, यस ग्लो करेंगे। क्यों,
जब तुम बेसिस को लोगे तो उसमें हमेशा OH माइनस आयन तुम्हें क्या मिलेगा, डिसोसिएट होके, मतलब उनका सेपरेशन होगा आयंस का, और उसमें से हमेशा एक कॉमन आयन तुम्हें दिखाई देगा, दैट इज OH माइनस। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब वो कह रहा है कि एसिड और बेसिस को वाटर सॉल्यूशंस में डालते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ली, इन्होंने एक NaCl लिया क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में, एड सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। अब वहां से गैस फॉर्म हो रही है, वो गैस कौन सी होगी, डेफिनेटली HCl की गैस होगी। अब हमने वहां पे उसके सामने लिटमस पेपर रख दिया, तो क्या वो लिटमस पेपर में कलर चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। पर वही लिटमस पेपर को अगर मैं वहां पे गीला करके रख दूं, अगर मैं वहां पे वेट लिटमस पेपर रख दूं, तो वहां पे कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एसिड्स हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टीज कब शो करेंगे, जब वहां पे वो सॉल्यूशन होगा। जो एसिड है वो अपना एसिडिक नेचर कब शो करेगा, जब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशंस ही क्या कर सकते हैं, आयंस को डिसोसिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने दो एक्टिविटीज करी, ड्राई HCl गैस ली तो हमें कोई चेंज दिखा, नहीं दिखाई दिया, पर जैसे ही हमने वेट लिटमस पेपर को रखा तो वहाँ पे चेंज हो गया। HCl सॉल्यूशन में डेफिनेटली होगा, क्योंकि इट इज अ सॉल्यूशन, तो वहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ आयंस तो प्रॉपरली होगा ही होगा, और वहाँ पे हमें ये एसिडिक नेचर दिखाई देगा। अब यहाँ पे टीचर्स को नोट है, ये तुम्हें एज ए MCQ पूछ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर क्लाइमेट ऑलरेडी बहुत ह्यूमिड है तो ये गैस जो तुम पास कर रहे हो ना, इसको ड्राइंग ट्यूब से तुम्हें पास करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइंग ट्यूब जिसमें तुम्हें कैल्शियम क्लोराइड लेना पड़ेगा, जो कि गैस को ड्राई बनाएगा, नहीं तो तुम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड। वो कब प्रोड्यूस्ड होंगे या कब उनका डिसोसिएशन या सेपरेशन होगा, जब वहां पे वाटर प्रेजेंट है। The separation of H+ ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water। और यहाँ पे इन्होंने दिखाया कैसे इनका सेपरेशन होता है, और तुम्हें पता है इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। हाइड्रोजन आयंस कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, ठीक है। उनको तुम ड्राई में रखोगे, सॉलिड फॉर्म में रखोगे तो तुम्हें नहीं इनके आयन सेपरेशंस नहीं होंगे और तुम्हें एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखाई देगी, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। और कैसे, तो ये रिएक्शन यहाँ पे शो कर रखी इन्होंने, और इनको हम हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो एसिड्स हैं दे गिव हाइड्रोनियम आयंस और H+ आयंस इन वाटर। कह रहे हैं ऐसी बेस क्या करता है, देखो तो बेस में भी OH माइनस सेपरेट हो गया है, जैसे ही वो सब में तुम देख रहे हो OH माइनस सेपरेशन हो गया, तो बेसिस क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट करते हैं वाटर में। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, एन अल्कलाई इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। कह रहे हैं सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, पर जो डिसॉल्व होते हैं या सोल्यूबल हैं उनको हम एल्कलाइज कहते हैं, और वो दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव इन नेचर। इसके बाद में ये कह रहे हैं कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जब भी तुम एसिड को वाटर में डालोगे तो H+ आयंस फॉर्म होंगे, बेसिस को डालोगे तो OH माइनस फॉर्म होंगे। अब ये कह रहे हैं कि हम एसिड और बेसिस को मिक्स करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो तुम्हें वहां पे चेंज इन टेम्परेचर दिखाई देगा, एंड इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब याद रखना है कि द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि द एसिड मस्ट बी ऑलवेज एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर उल्टा कर दोगे, वाटर एसिड में डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, वहां पे एक्सट्रीम हीट जनरेट हो जाएगा, वो उस मिक्सचर को बाहर स्प्लैश आउट कर सकता है, बर्न्स हो सकते हैं, और जो कंटेनर है वो भी ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए याद रखना है कि हमेशा हम क्या करेंगे, एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे, ठीक है, ना कि वाटर को एसिड में। Mixing of an acid or a base with water result in decrease in the concentration of ions H3O plus OH minus per unit volume। कि तुमने ये पानी, जैसे ये बीकर है, हमने ये पानी लिया, अगर हमने सिर्फ इसमें 10 ड्रॉप्स डाले तो क्या हो जाएगा, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, एसिड की क्वांटिटी कम है। तो ये यही कह रहे हैं कि जितना तुम एसिड डालते जाओगे पर यूनिट वॉल्यूम में, उतना उनके H3O+ या OH माइनस आयंस डिक्रीज होते जाएंगे।
और इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं कि जब अगर तुम्हारा वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और एसिड की या बेस की क्वांटिटी कम है तो हम उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में कहते हैं, और अगर तुम्हारा प्योर है उसमें कोई वाटर नहीं है तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कहते हैं हम उसको। और इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहा जाता है और एसिड और बेसिस को हम डाइल्यूटेड कहते हैं। डाइल्यूटेड का मतलब हो गया कि जो एसिड बेस है उनकी क्वांटिटी कम है और वाटर की ज़्यादा है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस? हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जैसे ही तुम डाइल्यूशन करोगे देयर विल बी डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयंस इन द सॉल्यूशंस। अब ये कह रहे हैं कि याद रखना है जितना ज़्यादा H+ आयंस होंगे या OH- आयंस होंगे उतना वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होगा। या जितनी इनकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी या कम होगी उतना वो क्या होगा, डाइल्यूटेड फॉर्म होगा। अब ये कह रहे हैं कि हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कितना इसमें H+ आयंस है, OH- आयंस है। तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या करता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। अगर तुम्हें कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस चेक करने हैं कि कितने आयंस हैं उसके अंदर, तो बस ये एक ही टेस्ट है जो हमें बता सकता है। बाकी टेस्ट बस तुम्हें ये बता देगा कि वेदर इट इज़ अ एसिड और बेस। और अगर तुम्हें हाइड्रोजन आयंस को काउंट करना है तो देयर इज ओनली वन इंडिकेटर। ये PYQs में पूछा गया था कि बताओ कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो हाइड्रोजन आयंस को मेजर कर सकता है, तो ये बस एक है। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. The P in pH stands for potent in German, meaning power. On the pH scale, we can measure pH generally from very acidic to very alkaline. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic और basic nature. वो बस तुम्हें ये बताएगा कि कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है नेचर में, पर कितना हाइड्रोजन के आयंस हैं वो यूनिवर्सल इंडिकेटर बताएगा। दोनों में डिफरेंस है। हाइयर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। मतलब कि क्या, अगर ये तुम्हारा पीएच का पीएच स्केल है तो याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड्स यहाँ पे होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस यहाँ पे होंगे। तो कह रहे हैं जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन मतलब उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उतना ही वो 0 के नियर होगा। जितना ज़्यादा हम कहेंगे OH आयंस हैं तो उतना ही वो 14 के नियर होगा। और 7th में न्यूट्रल होता है, मतलब कि दोनों की वैल्यूज ना के बराबर है। वो कह रहे हैं कि जनरली हम एक ऐसा पीएच स्केल लेते हैं जिसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर भी उसमें शामिल है, मेजरिंग पीएच। ठीक है, अब ये डायग्राम लर्न कर लेना क्योंकि इसके बारे में भी 1-2 क्वेश्चंस PYQs में आ रखे हैं। अब इसके बाद में ये है पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस विद अ पीएच पेपर, मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और पीएच पेपर का ये मिक्सचर है। तो इसमें इन्होंने नंबर्स भी दे दिए और इसमें कलर्स भी बता दिए। The strength of acid and base depends on the number of H+ ions and OH ions produced respectively. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, की quantity हमने same ले ली, these produce different amounts of hydrogen ions. Acids that gives rise to more H+ ions are said to be strong. तो strong acids यहाँ पे होंगे generally, और ये जो तुम्हारे strong base होंगे वो 14 पे होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये पर्टिकुलरली लर्न कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ है। ये कह रहे हैं कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? तो डेफिनेटली हमारी बॉडीज हैं जो कि 7 to 7.8 पीएच स्केल पे क्या करती है, फंक्शन करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से लेस देन हो गया तो हम उसको एसिड रेन कह देंगे। और ये एसिड रेन अगर रिवर्स में फ्लो हो जाएगा, रिवर वाटर का पीएच रिड्यूस कर देगा और जो एक्वेटिक एनिमल्स है दे विल फाइंड डिफिकल्टी इन सर्वाइवल। फिर बैकयार्ड में मतलब सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं। सॉइल में भी क्या होता है, पीएच रेंज है, तुम्हें आइदर वो हाईली एसिडिक हो सकती है सॉइल या हाईली बेसिक हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हाईली एसिडिक है तो बेस डालना पड़ेगा उसमें, और हाईली बेसिक है तो एसिडिक चीज़ डालनी पड़ेगी जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर दे सॉइल को और वहाँ पे हम क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें।
फिर इसके बाद में ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमारी जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है और कई बार वो एक्सेसिव HCl प्रोड्यूस कर जाएगा तो एसिडिटी हो जाएगी हमारे स्टमक में। एसिडिटी का मतलब है एसिडिक लेवल ज़्यादा हो गया हमारे स्टमक के अंदर, तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ बेस लेना पड़ेगा। उस बेस को हम एंटासिड्स कहते हैं और वो उसका एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। उसको लेंगे तो हमें थोड़ी देर के बाद में रिलीफ मिल जाएगा। इसके बाद में टूथ डिके का भी है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे माउथ का पीएच स्केल इज लोअर देन 5.5, जो हमारे टूथ एनिमल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड से बना हुआ है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट या हम कहेंगे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का, इजीली वो डिजोल्व नहीं होगा। पर जैसे ही तुम्हारा माउथ का पीएच 5.5 से नीचे हो जाएगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जो कि एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, और वो उसको करोड कर करके उस एनिमल को क्या करेगा, एनिमल को करोड करना स्टार्ट कर देगा। और इसलिए हमें एसिडिक माउथ मतलब हमारे माउथ में एसिडिक लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो हमें बेसिक यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ टूथपेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारे पीएच लेवल को मेंटेन कर सके, न्यूट्रलाइज करे और प्रिवेंट करे टूथ डिके से। फिर इसके बाद में है जो एनिमल्स का भी, जो कि ये बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। अब ऐसे ही ये कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे अगर तुम यहाँ चले जाओ फॉरेस्ट में तो वहाँ पे नेटल के लीव्स होते हैं, तो वो क्या करेगा, अगर तुम्हारी स्किन को टच कर गया तो तुम्हें वो पेनफुल, इट विल कॉज पेनफुल स्टिंग्स। और उसी के आसपास क्या होगा, एक डॉग प्लांट होगा जो कि बेसिक होगा नेचर में, तो उसको रब कर लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। अब नीचे इन्होंने बता रखे हैं कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, टैमरिन में, टोमेटो में, सोर कर्ड में, लेमन में, एंड स्टिंग में, नेटल स्टिंग में, इनको लर्न कर लेना टेबल को, ठीक है। इसके बाद में आते हैं कि सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो हमें पता है कि जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। जब भी तुम स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करोगे तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। वो कह रहे हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड तो स्ट्रॉन्ग ले लिया पर बेस तुमने क्या लिया, वीक लिया, तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी उस सॉल्ट की, लेस देन 7 होगा, मतलब कि वो एसिडिक सॉल्ट होगा। एंड अगर तुमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, वीक एसिड लिया और मतलब वो बेसिक हो जाएगा नेचर में और उसकी जो पीएच वैल्यू वो क्या हो जाएगी, मोर देन 7। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनता है वो होता है सोडियम क्लोराइड एंड विच इज न्यूट्रल एंड जो कि हमारे फूड में हम यूज करते हैं। सी वाटर है, उसके अंदर कई सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट्स एंड डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर ऑल्सो फाउंड, ठीक है, कई पार्ट्स में। और जो इसके क्रिस्टल्स होते हैं इनमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं और इनको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर रॉक सॉल्ट को जैसे हम कोल की माइनिंग करते हैं ना, वैसे उस माइनिंग से हम उनको ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। अब ये कॉमन सॉल्ट जो NaCl है, उससे हम कई सारे रॉ मटेरियल्स बना सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही हम NaCl का एक्वेस सॉल्यूशन लेंगे तो उसके लिए अब इन्होंने एक स्पेशल नाम दे दिया, ब्राइन। तो उस ब्राइन में जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो वहाँ पे इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कलाई प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये उसकी रिएक्शन, इस रिएक्शन को प्रॉपरली लर्न कर लेना। फिर ये डायग्राम है, इस डायग्राम में इन्होंने ये बता रखा है कि जैसे एनोड के पास Cl2 की गैस बनती है, कैथोड के पास H2 की गैस बनती है, NOH कैथोड के नियर बाय बनता है, ठीक है। ये ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ से पास होता जाएगा। तो ये डायग्राम लर्न कर लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने Cl2 के वो दे रखे यूजेस, यहाँ पे H2 के यूजेस दे रखे, यहाँ पे NOH के यूजेस दे रखे, ये यूजेस भी तुम्हें लर्न होने चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको प्रॉपरली लर्न कर लेना। वी नो दैट क्लोरीन इज फॉर्म्ड जब भी हम ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे।
This chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slag lime, ठीक है, calcium hydroxide. Bleaching powder is represented as CaOCl2, जिसको हम कैल्सी ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं. Through the actual composition is quite complex. मतलब अगर हम एक्चुअल प्रोसेस देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड है, पर हमें बस इतना याद रखना है, जो Cl2 की गैस है, हम उसको जब भी ड्राई स्लैग लाइम से पास करेंगे तो वहां पे ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होगा एंड H2O फॉर्म होगा. इसके यूजेस क्या हैं? तो इसके यूजेस कई हैं. ब्लीचिंग करने के लिए है, पेपर्स को ब्लीचिंग करने के लिए, कपड़े ब्लीच करने के लिए, केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है. ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो वाटर्स हैं उसको जर्म फ्री करने के लिए भी हम करते हैं. फिर है बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास. और यह हमने देखा कि छोले बनाने, छोले हमने भिगोए पर वो लेट भिगोए, पर हमने उनको बॉईल करना है, उनको बॉईल करना है, तो अगर हम उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें तो वो जल्दी बॉईल हो जाएंगे. द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज, अगर बेकिंग सोडा तो कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये उसका फॉर्मूला है, तो ये लर्न होना चाहिए प्रॉपरली. ये इसका फॉर्मेशन है. अगर हम NaCl, H2O, CO2 और NH3 को अगर हम मिक्स कर दें तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, दैट इज बेकिंग सोडा. इस pH बेकिंग सोडा का तुम pH देखोगे तो क्या होगा? बिटवीन 8 to 9 होगा, मतलब माइल्ड बेस है एक तरीके से ये. और ये इसको हम क्या करते हैं? जनरली न्यूट्रलाइजेशन में भी यूज कर लेते हैं. क्यों? अभी जैसे मैंने बताया ना, इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, तो ये न्यूट्रलाइजेशन में यूज होता है. अब ये कह रहे हैं कि हम अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करें तो हमें क्या मिलेगा? Na2CO3 मिलेगा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, और H2O की गैस एंड CO2 की गैस रिलीज होती है. अब इनको हम यूज कहाँ करते हैं बेकिंग सोडा को? तो हम इसको यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में. अगर हम बेकिंग सोडा में एक माइल्ड एसिड डाल दें जो कि एडिबल एसिड है, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड हो गया, तो वहाँ पे बेकिंग पाउडर फॉर्म होता है. व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, तो वो उसमें ये रिएक्शन होती है, ये रही ना, NaHCO3 प्लस H प्लस, मतलब कोई भी एसिड है ये, इसलिए इन्होंने H प्लस आयंस लिख दिया है. इसकी जगह तुम टार्ट्रिक एसिड लिख दो या ऐसे ही लिख दोगे तो भी चल जाएगा. तो CO2 की गैस बनती है, H2O बनती है, और कोई भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है. याद रखना है कि ये जो CO2 की गैस है, ये इसको क्या कर देता है? सॉफ्ट एंड स्पंजी बना देता है, फ्लफी बना देता है. तो जनरली हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, केक्स में हो गया, ब्रेड में हो गया. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंट एसिड, ठीक है. इट न्यूट्रलाइजेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ. और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज है. तो टोटल इसके 3 यूजेस है: बेकिंग पाउडर बनाना, ठीक है, दूसरा है कि एंटासिड के तौर पे, और तीसरा है एक्सटिंग्विशर में यूज करना. अब है वॉशिंग सोडा. Another chemical name that can be obtained from another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3.10H2O, that is washing soda. तो ये इसके क्रिस्टल्स होते हैं. यहाँ पे इन्होंने दिया है कि सोडियम कार्बोनेट जो यहाँ पे बना था, ये रहा सोडियम कार्बोनेट, इसको अगर हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे दें तो इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और इन क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं. वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या हैं? वॉशिंग सोडा को हम ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, बोरैक्स में यूज करते हैं, डोमेस्टिक में एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में भी. जैसे तुम्हें पता है कि हार्ड वाटर होगा तो सोप वहाँ पे काम नहीं कर सकता, तो वहाँ पे हम डेफिनेटली ये वॉशिंग सोडा यूज करेंगे. अभी कह रहे हैं जो क्रिस्टल्स है, आर दे रियली ड्राई? एग्जाम्पल में इन्होंने लिया है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, which seems to be dry, contains water of crystallization. When we heat the crystals, this water is removed and the salt turns white. If you moisten the crystals, again वो water gain कर लेंगे, उतने molecules gain कर लेंगे जितने उनको चाहिए, and वो blue crystals में reappear हो जाएंगे. तो what is water of crystallization? तो इसकी definition learn कर लेना, क्योंकि 2-3 बार PYQs में आ चुकी है. Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. तो जैसे कि याद रखना पड़ेगा कि कॉपर सल्फेट के
क्रिस्टल्स बनाने में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे? 5। ठीक है। नाउ यू जो हमारा ये था वॉशिंग सोडा था उसमें कितने चाहिए थे हमें? 10H2O चाहिए थे। ये कह रहे हैं ऐसे ही हमें एक जिप्सम बनाने के लिए, ठीक है, CaSO4 में भी हमें कितने चाहिए? .2H2O। अब ये कह रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे है? तो ये कह रहे हैं ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वैसे जिप्सम में कितने होते हैं? ये जिप्सम का फॉर्मूला है तो इतने होते हैं। जैसे ही तुम उसको हीट करोगे इतने टेम्परेचर पे तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करना स्टार्ट कर देगा और वो इतना बन जाएगा हेमीहाइड्रेट, मतलब कि उसके पास हाफ H2O बन जाएगा और इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब ये सब्सटेंस है जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं प्लास्टर्स करने में, फ्रैक्चर बोन्स के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग इट वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। अगर जिप्सम है उसको हीट करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है। अब उसमें अगर ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले में हाफ H2O मॉलिक्यूल है, तो जिप्सम बनाने के लिए तुम्हें 2H2O होना चाहिए, तो हमें ऑब्वियसली 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही देना पड़ेगा और तभी वो हार्ड मास बनेगा जिसको हम जिप्सम कहते हैं। Note that only half of water molecule is shown to be attached as water of crystallization. How can you get half water molecule? It is written in this form because of the two formula units of CaSO4. Share one molecule of water. वो कह रहे हैं कि हम इसलिए जानबूझ के 2 CaSO4 के यूनिट्स लेते हैं जो कि वो आधा आधा मॉलिक्यूल्स को शेयर कर लें। Plaster of Paris is used for making toys, materials for decorations and for making surfaces smooth. अब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेरिस में इसके लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ जिप्सम मिले थे, तो इसलिए पेरिस में ज़्यादा मिले तो इसलिए उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस किया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर का कंप्लीट रिविजन हो गया है। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर करके जो तुम्हें टॉपिक्स क्लियर नहीं है या उनकी रिएक्शंस लर्न नहीं है, यूजेस लर्न नहीं है, उनको प्रॉपरली कर लो एंड देन डू द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है।